अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और कल का जो टास्क आपको दिया था आपने कंप्लीट किया होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बीएससी मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 4, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास क्या आ जाती है? सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, इसमें इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर आगे डिफरेंट थ्योरम है इनके सोल्यूशन के रिलेटेड। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया इसका क्या है, नॉन कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें जो है वो इस चैप्टर में बताई जाएंगी। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a1x1 plus a2x2 plus a3x3 plus up to so on plus en(xn) is equal to b is called linear equation in the variables x1 to xn। ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। ठीक है। कितने वेरिएबल इसमें यूज हुए हैं? n वेरिएबल्स, x1 x2 x3, और आगे हमारे पास ये कहाँ तक जा रहा है? xn तक जा रहा है। पावर आप देख लें, पावर इसकी जो है वो 1 से ज्यादा नहीं है, 1 है सब में। a1x1 में भी पावर 1 है, a2x2 में भी पावर 1 है। वो सब टर्म्स में जो है वो पावर 1 से ज्यादा नहीं है, इसलिए बोला है लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल्स एक्स एन। और बी भी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। a1x1 है, a1 a2 अप टू सोन an, ये भी सारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है ना। A collection of several such equation is called system of linear equation। इस तरह की 3 4 5 6 इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशन एक से ज्यादा हो जाए ना, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, इनको मिला के जब हम लिखते हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। इस तरह की जितनी भी इक्वेशन हमारे पास आ जाए इनको हम मिला के लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। The theory of matrices have been usefully employed in various branches of pure as well as applied mathematics. In what follows, we shall apply this theory to the solution of m linear equation in n unknowns। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि थ्योरी ऑफ जो मैट्रिसेस है, अभी हमने कल 3 चैप्टर में पढ़ा है, वो हर जगह यूज होती है, अप्लाइड में भी प्योर में भी यूज होती है। तो उसी थ्योरी को हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी यूज करेंगे। किस लिए यूज करेंगे? सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए। एम लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो एन अननोन्स में फाइंड करेंगे। ये देखें, ये एक लीनियर इक्वेशन a1 है, इधर से a2 1 है, तो ये दूसरी लीनियर इक्वेशन am, तो ये m लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। एक्स एन आ रहा है सब में, तो इसमें एक्स अननोन कितने हैं? n है। और लीनियर इक्वेशंस कितने हैं? m। In n unknowns x1 x2 up to so on xn where ai j bi are scalars और m भी जो है वो भी इसी तरह है, वेरी करता है। ये हमारे पास हो गई किसकी डेफिनेशन? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई हमारे पास। इस सिस्टम को हम लिख देते हैं इस तरह, यूजिंग द मैट्रिक्स नोटेशन द सिस्टम वन कैन बी रिटन एज, जिस तरह अभी हमने इक्वेशन पीछे पढ़ेंगे तो इसको हम लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या है, इसको हम लिख देते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए क्या था? वो पूरा सिस्टम, एक्स की वैल्यूज ये आ गई, एक्स वन एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स एन, जितने भी अननोन्स होंगे, जितनी इक्वेशंस होंगे वो इधर आ जाएंगी। ए के सारे जो है वो क्या बना देंगे? हमारे पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना देंगे। और बी वाला जो है वो अलग इस सूरत में इधर आ जाएगा। इसको हमने लिख दिया किस फॉर्म में? मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसलिए लिखा है कि हम इसका सोल्यूशन जो है वो अपने हिसाब से इजीली, मैट्रिक्स के जो हमने पढ़े हैं, रो एंड कॉलम ऑपरेशन जो मैट्रिक्स के पढ़े हैं ना, वो हम लगाएं, हम अपने हिसाब से जो है वो इसका सोल्यूशन फाइंड कर लें। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, क्योंकि जाहिर बात है, आप देखें a1 a2 a3 ये सारे क्या हैं? ये कोएफिशिएंट्स है ना, जो वेरिएबल के साथ आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द सिस्टम। द कॉलम कांस्टेंट, द कॉलम ऑफ कांस्टेंट, ये जो बी का कॉलम बना है बी आई, फॉर्म अ कॉलम वेक्टर बी। कॉलम वेक्टर ही बनाना, आप देखें एक कॉलम है इसमें। एंड द अननोन एक्स आई फॉर्म द कॉलम वेक्टर एक्स, और जो एक्स आई का वेक्टर है वो क्या है? कॉलम वेक्टर एक्स है। दूसरी ये नेक्स्ट डेफिनेशन आप देखें, डेफिनेशन 1 क्या है?
द इक्वेशन ऑफ द टाइप 1 in given above b is not equal to 0 are called non homogeneous linear equation. ऐसा सिस्टम जिसमें b की कुछ वैल्यू हो, b जो है वो 0 के बराबर ना हो, ये b वेक्टर है ना, ये 0 के बराबर ना हो, ये नॉन जीरो हो, तो इसको हम बोलते हैं ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। और ये अगर 0 हो जाए, b अगर 0 हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बी पे डिपेंड करता है कि सिस्टम होमोजीनियस है या नहीं है। बी को ही आपने चेक करना है और आपने बता देना है कि सिस्टम जो है वो होमोजीनियस है कि नहीं है। ये देखें, अगर तो बी नॉन जीरो है, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और अगर बी 0 हो जाता है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन देखें, सोल्यूशन की डेफिनेशन है कि सोल्यूशन क्या होगा इस सिस्टम का। अभी तो हम जनरल पढ़ रहे हैं ना, हम कौन सा फाइंड कर रहे हैं, सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं। एन ऑर्डर्ड एन टपल, एन ही अननोन्स है ना, तो सोल्यूशन जो होगा वो भी एन ऑर्डर टपल का होगा, एन अननोन्स है। y is equal to y1 y2 up to so on yn is called solution of the system if, अगर हम क्या करें, x1 x2 ये सारे अननोन्स है ना, इन्हीं को फाइंड करना है, इन्हीं का सोल्यूशन हमारे पास आएगा y1 y2 और y3 की फॉर्म में। हमने करना यूं है कि हमने x1 x2 x3 को इसको रिप्लेस कर देना है y1 y2 y3 अपॉन yn से। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद सारी जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो ट्रू हों, द स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट्स, जितनी भी लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो सारी हमारे पास ट्रू आए। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं, अगर वो ट्रू आ जाए तो उनको हम बोलते हैं ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर कोई एक भी उनमें से ट्रू ना आए तो अब ये सोल्यूशन वाई जो है, वाई ऑर्डर्ड एंड टपल जो है वो हमारे पास सोल्यूशन नहीं होगा। द वेक्टर वाई इज आल्सो टू सेटिस्फाई द इक्वेशन, द वेक्टर वाई जो है, यही बात हमने कही है कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। एक बार फिर मैं बता दूं कि हमारे पास एक ऑर्डर्ड एन टपल आएगा, एन अननोन्स हैं तो एन ऑर्डर टपल ही आएगा वाई का। वाई जब आ गया हमारे पास, तो हमने जो हमारे पास अननोन्स हैं x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn को हमने उसको रिप्लेस कर देना है y1 y2 y3 अप टू सो ऑन yn से रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास जो है सारी स्टेटमेंट, सारी इक्वेशन वो ट्रू आएंगी। अगर वो ट्रू आती हैं तो y का जो ऑर्डर एन टपल है वो हमारे पास सोल्यूशन है, अगर वो ट्रू नहीं आती तो वो सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब ये देखें नेक्स्ट एग्जांपल आप, फॉर एग्जांपल द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 1। इसका सोल्यूशन क्या है, 1 और 0। 1 0 को आप पहली इक्वेशन में पुट करें, इधर 1 आ गया, 1 प्लस 2 इंटू 0 1 आ गया, तो ये 1 के बराबर है। 1 को अगर इसमें पुट करें तो 2 इंटू x1 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन यही है, 1 0 जो है वो इसका सोल्यूशन है, क्योंकि वो दोनों स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। डेफिनेशन 3 देखें, द सेट ऑफ the set S of all ordered n tuple satisfying the equation 1 is called the solution set of given equation। हमारे पास जो पूरा ऑर्डर्ड एन टपल आएगा, ठीक है ना, द सेट ऑफ एस ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स, पूरा सेट जो बनेगा उसको हम बोलते हैं, ये गिवन इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट इक्वेशंस। इक्विवेलेंट इक्वेशंस अब हम किसे बोलते हैं, डेफिनेशन 4 देखें, हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए हमें पता है एक मैट्रिक्स बन जाता है, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, उसका हमने लिख लिया ऑर्डर एम एन है। और बी हमारे पास ये आ जाएगा, एक्स ये आ जाएगा, ये हमें पता है। बी गिवन सिस्टम एम ऑफ एम लीनियर इक्वेशन इन एन अननोन्स। एक हमारे पास कहते हैं, हमारे पास दूसरा सिस्टम है जिसका मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट ए डैश है, और जो बी की जगह वहां डी है, तो उसकी वैल्यूज भी लिख ली, उसका ऑर्डर भी सेम है ए डैश का, और डी की वैल्यू हमारे पास ये है। सिस्टम उसी में है, एम इक्वेशन इन एन अननोन्स, ठीक है ना, जस्ट वैल्यू चेंज हुई है। तो हम आर सेट टू बी सिस्टम ऑफ द आर सेट टू बी इक्विवेलेंट टू द सिस्टम 1।
तो ये टू सिस्टम इसको बोला है, पहले जो डिफाइन किया इधर हमने उसको क्या बोला है, उसको ये वाला हमने बोला है कि ये सिस्टम वन है। तो करना यूं है कि हमने कहा है कि ये दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट कब होंगे, ठीक है ना। तो हमने ए बी का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा तो ये हमारे पास आ गया, और हमने ए डैश बी डैश का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा तो ये आ गया, ठीक है। आर रो इक्विवेलेंट, ये देखें उन्होंने कहा ये दोनों जो हैं वो रो इक्विवेलेंट होंगे, एक मैट्रिक्स को हम बना सकते हैं दूसरे मैट्रिक्स से चेंज करके, ठीक है। Since application of an elementary row operation to the matrix A B, augmented matrix जो A है उस पे लगाएंगे, implies application of the corresponding operation to the equation 1. We see that the system 1 is equivalent to system 2 if 2 is obtained from 1. सेम वही चीज, इक्विवेलेंट सिस्टम वही है कि हमने एक सिस्टम लिया है, हमने रो ऑपरेशन लगा के उसका अगला मैट्रिक्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनाया है, उसी को हम बोलते हैं ये इक्विवेलेंट सिस्टम है, ठीक है। और कोई भी इसमें साइंस नहीं है। इन्होंने थोड़ा सा ये दो सिस्टम लिख के ना, वन सिस्टम अलग और टू सिस्टम अलग लिख के, तो इन्होंने जो है वो थोड़ा सा माइंड घुमाया है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि इक्विवेलेंट सिस्टम कौन से होते हैं। एक हमने सिस्टम लिया, हमने उस पर रो ऑपरेशन लगाए, हमने उसको जो है वो उसका अगला मैट्रिक्स बना लिया, उसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगा उसी को हम इक्विवेलेंट सिस्टम बोलते हैं। ये वही रो ऑपरेशंस लिखे हुए हैं कि दो जो हैं इंटरचेंज किया जा सकता है, रो को नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल से, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और एक रो का स्केलर मल्टीपल दूसरी रो में ऐड किया जा सकता है, ठीक है। द three types of operation listed above are called elementary or admissible operation for the system, ठीक है। रो इक्विवेलेंट वही चीज है, इधर से आपने देख लेना है रो इक्विवेलेंट कब बोलते हैं दो सिस्टम्स को। आप देखें ना, एक सिस्टम है हमारे पास, हमने एक भी रो ऑपरेशन लगाया, अगला जो सिस्टम उसके बाद रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो अगला सिस्टम आ गया वो पिछले के रो इक्विवेलेंट है, क्योंकि रो ऑपरेशन लगाए हैं, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ एन टू रोज, दो रोज को चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉन जीरो स्केलर से, और एक रो का स्केलर मल्टीपल दूसरी में ऐड कर सकते हैं। ये तीन रो और कॉलम ऑपरेशन सेम रहने, ये कहीं भी चेंज नहीं होने, ये बात आपने माइंड में रखनी है। इसको जब हम इस तरह लिख देते हैं स्लैश की फॉर्म में दरमियान में डाल के और बी लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। Is known as the augmented matrix of the system of linear equation 1. It is quite important in the sense that its rank and the rank of B determined whether the system of equation AX is equal to B does or does not have a solution. अच्छा, जब हमने ये बहुत जरूरी है, उन्होंने कहा जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लिखते हैं ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा और ए का रैंक आएगा, इन दोनों के रैंक को बिलफर्ज, एक का रैंक 2 आया है, एक का रैंक 3 आया है, ए का सिंपल रैंक जो है वो 2 है, ए का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के बी साथ लिख के उसका जो रैंक आया वो 3 है। तो ये जो वैल्यूज आएंगी ना, ये हमें बहुत हेल्पफुल होती हैं, हम फाइंड कर सकें उसका सोल्यूशन, ठीक है ना, कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब ये लाइन आप देखें, इन फैक्ट द सिस्टम इक्वेशन गिवन बाय वन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मुझे बहुत बार भूलती थी कि आपने अच्छे से रिमाइंड करनी है, ठीक है ना। ये जितने भी वो केसेस है ना जिनको कहते हैं ये सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है कब नहीं करता, ये मुझे याद नहीं रहते थे, मैंने फिर एक पेज पे लिख लिए थे सारे कि मैं ये इसको पेपर वाले दिन और ये मैं इसको इंटरव्यू वाले दिन जो है वो लाजमी रिवाइज करके जाऊं। सबसे पहला तो यही है, थ्योरम 4.10 में भी आएगा, उन्होंने कहा है अगर रैंक ए का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ए बी का, ए बी ये है ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये है जिसके साथ हम बी लिखते हैं, बस आपने ये याद रखना है। मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलूंगी तो आपने यही समझना है जिसके साथ हमने बी लिखा है, तो इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही बोलते हैं। अगर ए का रैंक सिंपल और उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम आ जाए तो उसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। एक्चुअली जो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड होता है ना, इसमें से हम बना देते हैं एचेलॉन फॉर्म, मैट्रिक्स की एचेलॉन फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। वन ऑफ द सेवरल मेथड एम्प्लॉयड टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशन इन एन अननोन is known as Gaussian elimination procedure, named after discovered the German mathematician C.F. Gauss.
Computer programs exist to solve a system of equation by Gaussian elimination method and Gauss-Jordan method. Gauss-Jordan method होता है वो reduce रो एचेलॉन फॉर्म में reduce एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और जो Gaussian elimination है वो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये सिस्टम है हमारे पास, इसको हमने सोल्व किया है। इसमें कुछ नहीं है गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड में, बस आपने यही याद रखना है कि इसमें जो है ये किस में कन्वर्ट करता है, एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। बाकी इधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सारा ये इसकी बन जाएगी हमारे पास एचिलॉन फॉर्म, ये वाली। ये देखिए ना, एचिलॉन फॉर्म में यही होता है ना कि नीचे सारी रोज जीरोज रो सब सेंड पे होती है, जिसमें 3 जीरो है वो उससे ऊपर होगी, जिसमें 2 जीरो है वो उससे ऊपर होगी, जिसमें 1 जीरो है वो उससे ऊपर होगी, और जिसमें कोई जीरो नहीं है वो सबसे ऊपर होगी। ये एचिलॉन फॉर्म हमारे पास होती है। तो ये एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमें एक वैल्यू दे रहा है ना एग्जैक्ट, एक्स एन इज इक्वल टू क्यू एन है, ठीक है ना। नंबर के फॉर्म में लिखे तो उन्होंने कहा है एक्स, ये 4 इक्वेशंस हैं तो एक्स 4 हो गया, एक्स 4 उन्होंने कहा 4 के बराबर है, लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ, तो इधर एक्स एन की वैल्यू पुट करेंगे 4, इधर से हमारे पास एक्स एन माइनस 1 की आ जाएगी, दो वैल्यूज आ जाएंगी। फिर एक्स एन की भी है हमारे पास, एक्स एन माइनस 1 की भी है, इधर से पुट करेंगे तो हम किसकी निकाल लेंगे, इसकी भी है, लेट्स सपोज ये 3 की भी है तो हम 2 की निकाल लेंगे। इन सब के हमारे पास आ गए, इनकी पुट करेंगे तो एक्स 1 की निकाल लेंगे। कि जब हम नीचे से वैल्यू एक पकड़ते हैं और ऊपर की तरफ बाकी वैल्यू फाइंड करना शुरू कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं सोल्विंग द इक्वेशन रिकर्सिवली। जब हम नीचे से एक वैल्यू पकड़ते हैं एचेलॉन फॉर्म में, नीचे से एक वैल्यू हमें मिल जाती है। एचेलॉन फॉर्म एक्चुअली हम बनाते हैं इसलिए हैं कि हमें एक वैल्यू मिल जाए, तो एंड पे हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, हम उसको पकड़ के ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू, फिर दो वैल्यू आ जाएंगी, उन दो को पकड़ के तीसरी इक्वेशन में पुट करके ऊपर वाली वैल्यू, इस तरह हम फाइंड करते जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में यूज करते हैं। ठीक है, ये इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, इसको छोड़ दें इधर से अभी, एग्जाम्पल्स हैं सारे। नेक्स्ट हमारे पास है गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने सिंपल आपको बता दिया है कि गॉस जॉर्डन मेथड हमारे पास रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाता है। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनेगी, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोलते हैं ना, जब मतलब किसी भी मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाते जाएं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए, उधर से हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मैं आपको अभी दिखा दूं, बस आपने गॉस जॉर्डन मेथड के साथ लिख लेना है कि ये हमें क्या देता है, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म देता है। ये देखें, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उन्होंने दिया है ये वाला मैट्रिक्स हमें दिया है सारा पूरा, ठीक है। इसकी हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के इसकी जो है वो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनानी है। ये रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बन गई। इधर से हमने क्या देना है, x1 3 के बराबर है, x2 1 के बराबर है, x3 भी 1 के बराबर है। बस रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बना के और आंसर आ जाना है। इसमें हमें जो है वो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन जो करने की वो जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और कोई भी, ये ज्यादा इजी है मेरे हिसाब से ना, गॉस जॉर्डन मेथड से ज्यादा इजी है, उससे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से ज्यादा इजी, क्योंकि उसमें देखें ना हमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमारे पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म नहीं बनती, तो फिर हम जो है वो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगा के हम वेरिएबल्स की फॉर्म में भी आंसर को जो है वो निकाल लेते हैं। यहाँ तक जो है वो हमारे दोनों मेथड कवर हो रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, और आगे जो है वो कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चर कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया का। ये इस एक तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी लाजमी आते हैं पेपर में। मुझे अभी याद नहीं है कौन सा एमसीक्यू आया था, लेकिन आया था इसका एमसीक्यू, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से कवर करना है।